हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बिना बातें किए कहानी की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि बातों में यह समय व्यस्त होता है। चलिए, ईरानी बादशाह बद्र और समदल की राजकुमारी की कहानी, एपिसोड 3। बादशाह ने कहा, तुम्हारा सुंदर मुख देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब तुम्हारी सुमधुर बातें सुनकर और भी पागल हो गया हूँ। ये सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा कि तुम भी एक शहजादी हो। इससे पहले तुम समुद्र के एक देश की राजकुमारी थी और आज से तुम ईरान की मलिका हो। मैं आज ही दरबार में इस बात की घोषणा करूंगा और सारे देश में मुनादी करवा दूंगा। मैं अभी तक तुमसे जितना प्यार करता था आगे उससे भी अधिक करूंगा। तुम भी मेरे अलावा किसी और आदमी का ध्यान भी ना करना। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम जल की निवासिनी हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम लोग पानी में डूबते क्यों नहीं हो। सुना तो पहले भी था कि जल के अंदर भी मनुष्य रहते हैं, किंतु इस बात का विश्वास नहीं कर सकता था। अब तुमने खुद कहा है कि मैं जल की निवासिनी हूँ तो विश्वास करना पड़ा। लेकिन समझ में अब तक नहीं आया कि ये बात संभव किस तरह है। आदमी किस तरह पानी के अंदर रह सकता है और किस तरह वहां काम काज कर सकता है। गुलनार ने कहा, देखिए, पानी कितना ही गहरा हो किंतु आप उसकी तह तक देख सकते हैं। जैसे निगाह पर पानी रोक नहीं लगाता, उसी प्रकार कुछ लोग पानी के अंदर रहते भी हैं। वैसे तो समुद्र के नीचे जहां हम लोग रहते हैं, रात दिन के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु हम लोग पानी के अंदर से भी आसमान में चलने वाले सूर्य तथा चंद्रमा और तारों को देख सकते हैं। जैसे धरती पर कई देश हैं और कई नगर बसे हुए हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में कई देश बसे हुए हैं जो अलग अलग बादशाह के अंतर्गत हैं। बल्कि सच तो यह है कि पृथ्वी के ऊपर जितने देश हैं उसके तिगुने देश जल के नीचे आबाद हैं। यहाँ की तरह ही वहाँ भी मनुष्यों की कई जातियाँ हैं। हम लोगों के अच्छे अच्छे भवन और राजमहल बड़े भव्य होते हैं। वे संगमरमर के बने होते हैं और उनकी दीवारों और छतों में सीप, मोती और मूंगे ही नहीं, तरह तरह के बिल्लोर और रत्न आदि जड़े होते हैं। पानी में पृथ्वी से अधिक रत्न पाए जाते हैं और मोती तो इतने बड़े होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और ना मैं आपको ठीक तरह बता ही सकती हूँ। जल निवासियों में हर व्यक्ति अपने लिए सुंदर भव्य महल बना लेता है। वहां आने जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी जितनी दूर चाहे बगैर थके जा सकता है। आम आदमी घोड़ा भी नहीं रखते। सिर्फ बादशाह लोग शोभा यात्रा के लिए अपने घुड़सालों में दरियाई घोड़े रखते हैं। जब वे जुलूस में निकलते हैं या कहीं तमाशा देखने जाते हैं तो इन दरियाई घोड़ों को विशेष रूप से बनाई हुई गाड़ियों में जोड़ देते हैं। गाड़ियां इतनी आरामदेह होती हैं और घोड़े इतने होशियार होते हैं कि सवार का शरीर भी नहीं हिलता और घोड़े इशारे भर से चलते हैं। हमारे देश की स्त्रियां बड़ी सुंदर, चतुर और पतिपरायण होती हैं। ये कहकर गुलनार बोली, स्वामी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने भाई और माता को यहाँ बुला लूं ताकि वे खुद अपनी आंखों से देखें कि उनकी बेटी अब ईरान की मलिका बन गई है। बादशाह ने कहा, मुझे उनका स्वागत करने में अति प्रसन्नता होगी, किंतु मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम उन्हें कैसे बुलाओगी। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे देश को कौन सा रास्ता जाता है। गुलनार बोली, वे सब मुझ पर छोड़िए। आप सिर्फ कुछ देर के लिए बगल वाले भवन में बैठे और तमाशा देखें। मलिका गुलनार ने अपनी दासी से आग मंगवाई। फिर उसने कहा, तू बाहर जा और कमरे का द्वार बंद कर दे और जब तक मैं ना बुलाऊं यहाँ ना आना।
दासी के जाने पर उसने एक संदूक कचे से एक चंदन का टुकड़ा निकालकर आग पर डाल दिया और जब उसमें से धुआं उठने लगा तो वे कोई मंत्र पढ़ने लगी। बादशाह उस मंत्र के शब्द बिल्कुल ना समझ सका और आश्चर्यपूर्वक मल्लिका की ओर देखता रहा। मंत्र ज्यों ही समाप्त हुआ कि समुद्र की सतह ऊंची होने लगी और समुद्र बढ़ते बढ़ते राजमहल से जा लगा। कुछ देर बाद समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक सुंदर युवक निकला। उसकी मूंछें पानी की तरह हरी थी। फिर एक शालीन प्रौढ़ महिला निकली जिसके पीछे 5 सुंदर युवतियां थीं। गुल अनार ने पानी के किनारे खड़े होकर उन सब का अभिवादन किया। 2-4 क्षणों में वे लोग किनारे आ गए। युवक का नाम सुल्तान सालेह था और वे मलिका गुल अनार का भाई था। प्रौढ़ स्त्री गुल अनार की माँ थी। किनारे पर आकर सालेह तथा उसकी माँ ने गुल अनार को गले लगाया और उसके मिलने पर आनंद के आंसू बहाए। गुल अनार ने अपने भाई, माँ और उनके साथ आए लोगों का यथोचित आदर सत्कार किया। उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे वियोग में हम पर जो कष्ट पड़ा उसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम किसी बात पर रूठ कर घर से निकल गई थी। हम लोग तो बराबर तुम्हारे लिए रोते रहे। अब तुम बताओ कि तुम इस बीच कहाँ रही और तुम पर क्या बीती और यहाँ किस तरह पहुंची। ये सुनकर गुल अनार अपनी माँ के चरणों पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर बाद सिर उठाकर बोली, वास्तव में मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ जो आप लोगों को इस प्रकार छोड़कर चली आई। मुझ पर बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी, किंतु अंत में मैं इस सुखद स्थान पर पहुंच गई। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि स्थल के बादशाह भी जल देशों के बादशाहों की तरह होते हैं। अब सालेह ने कहा, प्यारी बहन, जो हुआ सो हुआ। अब तुम हमारे साथ अपने देश को चलो। हम लोग तुम्हें अपने बीच पाकर आनंद से रहेंगे। ईरान के बादशाह पास ही के स्थान से सब कुछ देख सुन रहा था। वह मन में घबराने लगा कि अगर ये लोग मल्लिका को ले गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं गुल अनार का विछोह सहन नहीं कर सकता। लेकिन गुल अनार की बातों से उसे धैर्य हुआ। वह बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक तो यहाँ के बादशाह ने मुझे 10,000 असरफियों में खरीदा है। दूसरा, उससे मुझे 4 महीने का गर्भ है। उसके भाई और माँ ने फिर कुछ नहीं कहा। गुल अनार ने दासियों को आवाज़ देकर सारे मेहमानों के लिए नाना प्रकार के भोजन परसवा दिए। उसने उनसे भोजन करने के लिए कहा, किंतु इस पर उनके चेहरे लाल हो गए और मुंह और नथनों से आग की लपटें निकलने लगी। उन्होंने कहा, यह ठीक है कि तुम्हारा पति बादशाह है, किंतु क्या हम लोग इतने नीचे हैं कि वे हमारे साथ भोजन भी ना करे। बादशाह कुछ दूर बैठा था, उनकी बात ना सुन सका, किंतु उनके मुंह और नाखूनों से लपटें निकलते देखकर घबराया। गुल अनार ने उसके पास आकर कहा, वे लोग चाहते हैं कि आप भी के साथ भोजन करें। अब यही उचित है कि आप उन लोगों के पास चलें और सबसे यथा योग्य भेंट करें, सबके साथ भोजन करें। बादशाह ने कहा, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु उनके मुंह और नथुनों से तो आग निकलती है। गुल अनार हंसकर बोली, आप चिंता ना करें। इस समय वे सोच रहे हैं कि आपने खुद ना आकर उनका अपमान किया है। वे लोग क्रोध में आते हैं तो उनके मुंह और नथनों से आग निकलती है। आप चलेंगे तो उनका क्रोध दूर हो जाएगा। मेरे भाई और माँ का कहना है कि मैं उनके साथ देश चलूं, किंतु मैं आपके प्रेम में इतनी फंसी हूँ कि आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बादशाह ये सुनकर प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारे जाने की बात से बड़ा दुखी था। अब तुम्हारी बात से मुझे ढांढस मिला। मैं तुम्हारी माता और भाई से मिलने अभी चलता हूँ।
उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। आगे की कहानी आपको कल मिलेगी, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।